हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपनी लूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही है और लूसेंट जीके की सीरीज़ में अपने 5 एपिसोड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। छठा अपना एपिसोड जो है वो आज इसमें रेगुलर रहेगा। आज की क्लास लगभग 1 घंटे तक होगी दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा। और दूसरा कमेंट और लाइक बहुत कम मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी पढ़ाई गई स्टडी मटेरियल है वो और नहीं पसंद आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए ताकि हमें कुछ समझ में आए। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं ताकि दोस्तों आप लोग, अगर मेरा एक ही सपना है कि अगर मैं 2 भी बच्चे क्लियर करवा देता हूं, 2 भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तो मैं उनका आभारी रहूँगा कि यार मेरी वजह से मेरे पढ़ाई गए लूसेंट जीके से उसने इस बच्चे ने कंपटीशन फाइट कर दिया। तो भारत के प्राचीन इतिहास अपना चल रहा था और भारत के प्राचीन इतिहास में भी दोस्तों अपने 3 जो उसके पार्ट थे वो क्लियर कर लिए हैं। चौथा आज अपना जो पार्ट है वो पूरा तत्व संबंधी स्रोत हैं। 3 जो अपने पार्ट क्लियर किए थे उसमें था अपना धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण का। आज मैंने ब्लैक बोर्ड पर पहले ही दोस्तों लिख लिया है, क्योंकि ये कुछ जो अपना आज का मटेरियल था, जो भी आज पढ़ाने का तरीका था वो दोस्तों इसमें चेंजिंग करके मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को समझ आ सके। अगर मैं यहाँ बोल के जिस तरह से पीछे मैंने जो पढ़ाया है उसी तरह से पढ़ाता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैंने इनका पहले लिखकर आपको एक प्रमाण दिया है कि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। पीछे अपने जो पढ़ के आए हैं उसमें सबसे पहले धर्म ग्रंथ पढ़े थे। धर्म ग्रंथों में अपने वेद किया था, वेदांग किया था, पुराण किया था, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात की थी। उसके बाद अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में देखें तो कौटिल्य की अपनी अर्थशास्त्र के बारे में, कलन की रास तरंगिणी और अष्टाध्यायी पाणिनि की और गार्गी संहिता कात्यायन की दिखी थी। विदेशी यात्रियों के विवरण में अपने रोमन और ग्रीक रोमन लेखक देखे थे, यूनानी रोमन कह सकते हो। और दूसरा चीनी यात्रियों के बारे में अपने बात की थी। उसके बाद अपने अरबी लेखक के बात की थी। कुछ अन्य लेखक भी थे जैसे तारानाथ था या मार्को पोलो था। मार्को पोलो की मैं लास्ट बात बता देता हूँ। वह 13वीं सदी में भारत आया था और वह पांड्या राज्य के में आया था। उसके द्वारा किताब का कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन उसने पांड्या राज्य की जो कि स्थिति का वर्णन किया है। और एकमात्र ऐसा यात्री था जो कि दक्षिणी भारत की तरफ आया था। बाकी सभी यात्री आपको उत्तर दिशा की ओर आते दिखाई देंगे। तीसरा उसका मेन पॉइंट विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में था, जितने भी चीनी यात्री भारत में आएंगे सभी कोई ना कोई बौद्ध धर्म के बारे में ही लिख कर जाएंगे। इसीलिए चीनी यात्रियों से संबंधित अगर आपको बात याद रखनी है तो वो एक कॉमन बात है, वो है दोस्तों कि उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही जितने भी ग्रंथों में उन्होंने रचना की बौद्ध धर्म में। आज का अपना टॉपिक का विषय है पुरातत्व संबंधी स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजी सोर्सेस। दोस्तों इतिहास लिखने में पुरातत्व संबंधी स्रोतों का भी बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें से अपने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहला अपना नाम आता है अभिलेख, दूसरा आ जाता है इसमें स्तंभ लेख और तीसरा सिक्के और कुछ अन्य स्रोत। तो अगर अपने स्तंभों में अभिलेखों में देखें तो दोस्तों अभिलेख को मैंने यहाँ लिखा हुआ है एपिग्राफ। तो आप फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि अभिलेख को इंग्लिश में एपिग्राफ कहा जाता है। अब आप लॉजिक लगा के बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं आपसे दोस्तों करवा रहा हूं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाएगा। एक बार प्रश्न आया था कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको अपने
एपिग्राफी कह सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अध्ययन एपिग्राफ कहा जाता है। दूसरा आपने देखें तो दूसरा पुरातत्व संबंधी स्रोतों में स्तंभ लेख जो है यानी कि पिलर एडिक्ट्स, ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ताकि इसको पिलर एडिक्ट्स भी अपने कह सकते हैं कि पिलर एडिक्ट्स का भी महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा सिक्के व अन्य, किसी भी राजा के समय दोस्तों सिक्के उसका बहुत बड़ा प्रमाण होते हैं और सिक्कों के बारे में अपने देख सकते हैं कि सिक्के से पता चल जाता है अपने को कि उसकी आर्थिक यानी कि इकोनॉमी का है जो परिस्थितियाँ कैसी थी। अगर आपको वहाँ सोने के सिक्के जारी मिलेंगे या सोने के सिक्के मिले हों, एविडेंस मिले हों, तो मेरे दोस्तों अपने समझ सकते हैं कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित और प्रभुत्व थी, यानी कि बढ़िया थी। और कांसे के भी मिलेंगे, सिल्वर की में मिलेंगे, तो ये सारे एविडेंस थे। अब अपनी बात निकल के आ जाती है कि दोस्तों सर अभिलेख लिखे क्यों जाते थे। तो एक मैं बात बता दूं दोस्तों कि पुराने समय में कागज़ की कोई डिस्कवरी हुई नहीं थी, कागज़ तो उस टाइम था नहीं। तो कागज़ उस टाइम था नहीं तो सपोज कर लीजिए, एक आप उदाहरण के स्रोत पर समझ लीजिए कि राजा ने जनता के सामने कोई बात पहुंचानी है, कोई राजा ने जनता के सामने अगर कोई बात पहुंचानी है तो वह एक चट्टान को स्पॉट करवाकर उस पर कुछ लिख दिया करता था या लिखवा दिया करता था। तो ये बात क्या होती थी, ये नियम था जो वो मान लो कोई किसी राजा ने नियम बनाया और वो सामने किसी चट्टान को स्पॉट करवा के और उस पे लिखा दिया करता था। तो जनता वहाँ से गुजरती थी तो वो उसको पढ़ लिया करती थी। तो ये इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था कि अपने चट्टान को स्पॉट करवाया और उस पर लिखवा दिया। दूसरा इसमें अपने ये भी दे सकते हैं कि किसी राजा ने कोई युद्ध वगैरह जीता है या उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो वो चट्टान को स्पॉट करवाकर लिखा देते थे। तो अपने ये कह सकते हैं कि दोस्तों अभिलेखों को इंग्लिश में भी ग्राफ कहा जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि अभिलेखों को पढ़ने की विधि को क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, तो एपिग्राफ कहा जाएगा। अब इसकी परिभाषा देखें तो एक चट्टान पर पुराने ज़माने में लेख लिखवा दिए जाते थे, बस इन्हीं को ही अभिलेख कहा जाता है। और दूसरा अपना पॉइंट आ जाता है स्तंभ लेख यानी कि पिलर अभिलेख। स्तंभों पर या खंभों पर लिखाए गए अभिलेख ही स्तंभ लेख कहलाते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जैसे कोई सपोर्ट कर लीजिए भी ये चट्टान है और इसके नीचे एक पिलर बनवा दिया गया, तो ये तो हो गया स्तंभ अभिलेख। और ये जो नीचे अपने खंबा या मान लो पिलर बनवाया है इस पे लिखी गई ग्राफी स्तंभ लेख कहलाते हैं, स्तंभ लेख कहलाते हैं। तीसरा अपने दोस्तों एविडेंस देखें तो सिक्के। तो मेरे दोस्तों सिक्के किसी भी राजा के शासन का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। किसी भी शासन काल में अगर सिक्के हमें 2 या 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, अगर कोई शासन में गोल्डन सिक्के मिले तो समझेंगे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थी। उसमें अपने को सिल्वर भी मिल सकते हैं, कांस्य भी मिल सकते हैं। तो सिक्कों पर या तो कोई आपको आकृति मिलेगी जिस तरह से ये दी हुई है,
या इन पे कुछ ना कुछ दोस्तों लेख लिखा हुआ मिलेगा। तो सिक्कों पर जैसे समुद्रगुप्त का मैंने ये सीधा उदाहरण के लिए बताया है कि समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए सिक्का मिला है, तो इससे अपने को ज्ञात हो जाता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था। दूसरा, सिक्कों पर कुछ ना कुछ लेख लिखा मिलता है। तो जैसे सपोज कर लीजिए इस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्तों ये सिक्का उस पर लिखा हुआ है, तो इससे अपने को समय की जानकारी मिल सकती है, इससे किसी स्थान की जानकारी मिल सकती है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि ये कोई एक ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये सी स्थान है, तीनों के बीच में 1000 किलोमीटर का फ़र्क है। 1000 किलोमीटर का फ़र्क है। अब आप सपोज कर लीजिए दोस्तों कि अगर बी के सिक्के यहाँ मिले या बी के सिक्के सी के पास मिले और सी के सिक्के यहाँ मिले, तो अपने एक अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों शहरों के बीच में या इन तीनों राज्यों के बीच में ये किसी एक ही देश के राज्य हो सकते हैं, ये एक ही राज्य के शहर हो सकते हैं, या किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है, यानी कि 3 देश भी हो सकते हैं। अगर बी के सिक्के आपको यहाँ सी के पास मिलेंगे तो अपने एक अनुमान लगा सकते हैं कि इनके बीच में व्यापार होता होगा, इनके बीच में ट्रेड होता होगा। इसका एग्जाम्पल देके मैं बताऊं तो दोस्तों मेसोपोटामिया के सिक्के इंडस वैली में देखने को मिले, इंडस वैली के सिक्के मेसोपोटामिया में देखने को मिले, जिससे ज्ञात होता है कि इन 2 देशों के बीच में, इन 2 राज्यों के बीच में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का व्यापार होता था। तो ये सिक्के इसके सबसे ज़्यादा एविडेंस है। अब अपने बात करें कि महत्वपूर्ण अभिलेखों की, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट निकल के आता है तो दोस्तों ल्यूसेंट की जीके में बुक्स में बहुत से अभिलेख दिए गए हैं, लेकिन अपने को सारे याद नहीं करने हैं। सिर्फ 3 या 4 ही अभिलेख हैं जो प्रमुख हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं वही आपको याद करने हैं। जिसमें सबसे पहले मेरे दोस्तों निकल के आता है बोगस कोई अभिलेख। बोगस कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर पर मिला है। एशिया माइनर अफ्रीका का कोई एशिया माइनर आप नेट पे सर्च करके देखोगे तो एशिया का उत्तरी छोर है जो जहां आपको देखने को मिलेगा। तो यह दोस्तों 1400 ईसा पूर्व अभिलेख है। अब मैंने ईसा पूर्व लिखा है तो इसका मतलब ये है दोस्तों ये 1400 बीसी का है। आप 2020 में 1400 जोड़ के देखिए तो आप ये मान सकते हो कि 3400 साल पुराना ये सबसे पुराना अभिलेख है। एग्जामिनर क्या है आपसे ये पूछ सकता है कि एशिया माइनर जो कि तुर्की के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। तो दोस्तों इसमें अपने को वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नसत्य और मित्र का उल्लेख देखने को मिलता है। मेंशन ऑफ वैदिक गॉड फ्रेंड वरुण, इंद्र और नसत्य। तो एग्जामिनर अपने से ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पुराना अभिलेख बताइए। तो अपना आंसर होएगा दोस्तों बोगस कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और यह लगभग 3400 वर्ष पुराना है। यह 1400 बीसी से पुराना है। दूसरा अपना अभिलेख निकल के आता है दोस्तों एरन अभिलेख। कुछ सागर नाम की जगह है, वहाँ से ये अभिलेख मिला है। और एरन अभिलेख मेरे दोस्तों गुप्त राजा भानुगुप्त से संबंधित है। इसका महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य, अगर अपने को लिखित रूप साक्ष्य देखें तो मेरे दोस्तों सती प्रथा का पहला साक्ष्य फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ सती।
एरन अभिलेख जो कि सागर के पास स्थित है वहाँ से देखने को मिला है। अगर इसकी अपने ट्रिक लगा के देखें तो आयरन अभिलेख यानी कि सागर के पास है और सह से ये सती प्रथा हो जाएगा। तीसरा अपना अभिलेख महत्वपूर्ण है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के पास कोई जगह है, वहाँ से ये अभिलेख मिला है। इसकी एक खासियत ये है कि यह तिथि रहित है, इसमें कोई तारीख नहीं लिखी हुई, इसीलिए इस अभिलेख को तिथि रहित भी कहा जाता है। यह अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल अपने अशोक जब पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें अपने खारवेल का जिक्र करेंगे। यह अभिलेख क्यों प्रमुख है, क्योंकि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र इसी अभिलेख पर मिला है। फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष। चौथा अपना लेख निकल के आता है मेरे दोस्तों, गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ को वेशनगर अभिलेख भी कहा जाता है और वेशनगर को वर्तमान में दोस्तों विदिशा नगर कहा जाता है। यह एक हेलियोडोरस यूनानी शासक था, राजदूत था, और इसने यह लिखवाया था और इसमें अपने को मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित रूप देखने को मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म की विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। एक अभिलेख और है दोस्तों जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रमुख है, वो है 5वें नंबर पर अपना निकल के आता है, B3 स्तंभ। तो B3 अभिलेख या स्तंभ कह सकते हो, अभिलेख है यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। अभिलेख से संबंधित है। B3 अभिलेख है जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है और यह B3 उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दूसरा अपने बात करें तो एक और निकल के आता है जो 6 नंबर पर है, वो है दोस्तों प्रयाग अभिलेख, और इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद एक जूनागढ़ अभिलेख है, जो भी स्कंदगुप्त से रिलेटिव है। बस इतने ही अपने को दोस्तों याद करने हैं। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप उसमें ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो, पर इम्पोर्टेंट इतना ही है मेरे दोस्तों। अब उसके बाद अपना निकल के आ जाता है टॉपिक सिक्के व अन्य। सोर्सेस, एविडेंस कह सकते हो, है ना, कॉइन्स एंड अदर सोर्सेस। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, पॉइंट लगा लीजिएगा दोस्तों, प्राचीनतम सिक्कों को
आहत कहा जाता है। दूसरा, इनको पंचमार्क भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। दूसरा अपने एविडेंस इसमें ये भी आज कर सकते हैं। तो इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के क्यों कहा जाता था, तो मेरे दोस्तों अपने पॉइंट डाल के इसमें ये नोट लिख सकते हैं। इन पर या इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं लिखा हुआ था दोस्तों। इन पर कोई विशेष प्रकार का आकृति या ठप्पा लगा दिया जाता था। जिन्हें पंचमार्क कहा जाता था। इन पर क्या है दोस्तों, जो पुराने सिक्के अपने को देखने को मिले हैं, जिनको अपने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं दोस्तों, इस पे कोई अभिलेख नहीं लिखा हुआ था, बल्कि इन पे कोई एक विशेष प्रकार का ठप्पा लगा दिया जाता था, जिसको ठप्पे को अपने जैसे सील कह देते हैं ना, तो इनको पंचमार्क या मार्क कह देते हैं। तो पंचमार्क सिक्के इसीलिए कहा गया कि इन पर ठप्पा लगा दिया जाता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पंचमार्क किसको कहा जाता है। दूसरा, इसमें अपने बात नोट करें तो सबसे पहले सिक्के यवन ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए थे। के द्वारा चलाए गए थे। सबसे पहले जो अपने को सिक्के देखने को मिलते हैं वो ग्रीक शासकों द्वारा चलाए गए थे। तीसरा पॉइंट अपने इसमें देखना है, आर्किमेडी पुडुचेरी। आर्किमेडी पुडुचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से आपको 4 स्थान दे देगा, कहाँ से रोमन सिक्के अपने को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अपना उत्तर होएगा कि आर्किमेडी से अपने को रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा, अब मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, उनका जवाब आप मेरे साथ साथ देना। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो मेरे दोस्तों पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, भारतीय सिक्कों पर लेख लिखना किसने शुरू किया था, तो भारतीय लेख लिखना यवन शासकों ने शुरू किया था। उन्होंने ही लेख लिखना शुरू किया था। अब एक नोट दिया गया है मेरे दोस्तों ल्यूसेंट की बुक में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे संबंधित प्रश्न अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें नोट में उसने ये बाकायदा लिखा है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें दोस्तों ये दिया हुआ है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि भारत के संबंध
सबसे पहले एक मिनट दोस्तों, भारत के संबंध, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले वर्मा एक मिनट दोस्तों, मार्कर चेंज कर लूँ मैं। वर्मा यानी कि वर्तमान में इसको म्यांमार, इसको इसने स्वर्ण भूमि, और दूसरा इसने नोट दिया है मलाया, और मलाया को इसने कहा है दोस्तों जावा द्वीप, शायद मलाया को स्वर्ण द्वीप, स्वर्ण द्वीप, और कंबोडिया, कंबोज, और लास्ट में निकल के आता है जावा को द्वीप के साथ थे। इस नोट से अपने को एक बात जाहिर होती है कि पुराने समय में वर्मा या म्यांमार को मेरे दोस्तों स्वर्ण भूमि, मलाया को इसने स्वर्ण द्वीप, और तीसरा कंबोडिया को कंबोज, और चौथा जावा को यव द्वीप की संज्ञा दी है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर पूछ सकता है कि वर्मा या म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम था स्वर्ण भूमि, मलाया का स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया का कंबोज, जावा का यव द्वीप। अब मैं एक बात बता दूं, इसमें स्वर्ण भूमि और इसमें कन्फ्यूज ना हो, मलाया एक द्वीप है इसलिए इसके पीछे द्वीप लगा दिया दोस्तों, और कंबोडिया कंबोज आ ही जाएगा, जावा भी एक द्वीप है तो इसके पीछे भी द्वीप लगा दिया। वर्मा या म्यांमार एक भूमि है, एक देश है, द्वीप नहीं है, तो उसको स्वर्ण भूमि कह दिया। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको नोट करवाया है। अब अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्राग ऐतिहासिक काल। ये तो थे अपने प्राचीन भारत के इतिहास। जो साथी नए हैं मैं आपको बता दूं, उनको प्राग ऐतिहासिक काल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास को अपने दो भागों में बांटा हुआ है ल्यूसेंट में, भारत और विश्व इतिहास। भारत में आपको प्राचीन इतिहास, दूसरे नंबर पर
मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आएगा आधुनिक इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को अपने तीन भागों में बांटा था। चार भागों में बांटा। हाँ जी दोस्तों, तो भारत का इतिहास अपने पढ़ रहे थे। भारत के इतिहास में एक मिनट दोस्तों, दो भागों में अपने तीन भागों में डिवाइड किया था भारत का इतिहास। इसको अपने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला था प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत, और तीसरा था मेरे दोस्तों आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास। अब अपना चैप्टर क्या है, दूसरा स्टार्ट होता है। जिस तरह से अपने लूसेंट में दिया हुआ है दोस्तों, उसी तरह से अपने उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इतिहास को मैंने बता ही दिया, लेकिन एविडेंस के आधार पर अगर अपने देखें तो उसमें दोस्तों इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से दो भाग हैं जिसमें अपने इनको बांट सकते हैं? जिसमें पहला तो आता है दोस्तों घटनाओं के आधार पर। घटनाओं के आधार पर, और दूसरा अपना आता है लिखित प्रमाण के आधार पर। दूसरा अपना जो आता है लेखन के आधार पर, या लेखन कह सकते हैं इसको। घटनाओं के आधार पर अपने तीन भागों में पहले बांट ही दिया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेखन के आधार पर अपने दोस्तों देखें तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है, जिसके अपने को कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाता हूँ ताकि दोस्तों आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अपने को रट्टा नहीं लगाना है और इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे। तो घटनाओं के आधार पर, लेखन के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आद ऐतिहासिक, और तीसरा आता है दोस्तों
ऐतिहासिक काल। इसको अपने प्री हिस्ट्री पीरियड बोल सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आया होगा दोस्तों कि आपका सवाल होएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल कहा किसको जाता है। आप एक सपोज करिए दोस्तों कि ये वो काल है जब मानव धरती पर आया ही था, उसके पहले एविडेंस मिल रहे थे। तो सबसे पहले उसने पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया था। तो पत्थरों का जब दोस्तों उसने उपयोग करना शुरू किया था तो आप ये सोच सकते हो कि उसको इतनी मंदबुद्धि नहीं थी कि वो कुछ लिख पाता या कुछ बना पाता या कुछ भी, जैसे स्तंभ लेख, सिक्के या कुछ और कर पाता। तो वो सिर्फ अपने दैनिक जीवन पर ही निरंतर ध्यान दे रहा था। तो इसमें तो इस काल को वो कहा जाता है जिसके अपने को लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं दोस्तों? क्योंकि इस टाइम में मानव का सिर्फ एवोल्यूशन हो रहा था। इस समय मानव सिर्फ अपनी रोज़ की दिनचर्या के बारे में सिर्फ अपना इतना ही दिमाग ला रहा था, अभी मैं खाना खाऊं बस सो जाऊं, क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी। तो ये वो पीरियड है जिसमें अपने को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो दोस्तों पूरा पाषाण जो काल है या पाषाण काल है वो इसका उदाहरण है। दूसरा अपने देखें तो उसके बाद इंसान थोड़ा सा प्रगति करता है, यानी कि आधा इंसान और आधा बंदर के रूप में अपने को देखने को मिलता है। तो इसको आद ऐतिहासिक काल खोजकर्ताओं ने इसको आद ऐतिहासिक काल की संज्ञा क्यों दी है? इसलिए दी है कि इसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सका है मेरे दोस्तों, रीड नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। अगर मैं इसका आपको एक उदाहरण दे के बताऊं तो मेरे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी का एक उदाहरण है। उसके बाद बात आ जाती है ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़े भी जा सके। और इसका एक उदाहरण मैं देके बताऊं, अगर आपने पढ़ के भी आए हैं तो वो है वैदिक काल से लेकर अब तक। तो दोस्तों ये था अपना लेखन के आधार पर अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जिसे अपने पहले प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। और इसके लेखन एविडेंस भी नहीं मिले हैं, इसके रिटर्न एविडेंस भी नहीं मिले हैं, लेकिन साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोस्तों उस समय मानव सिर्फ अपनी एवोल्यूशन कर रहा था, उसकी इतनी बुद्धि नहीं थी कि ताकि वो कुछ लिख सके। आप सपोज कर लीजिए अभी 2 साल का एक बच्चा है और आप उसको कहें कि तू यहाँ लिखना स्टार्ट कर दे, तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं दोस्तों, वो सिर्फ बोलना सीखेगा, वो चलना सीख सकता है लेकिन वो लिखना शुरू नहीं कर पाएगा। तो ये काल वो काल है जो अपने को इसको प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसको अपने लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, पढ़ना तो दूर की बात है।
तो इस काल का अगर अपने सर्वोत्तम उदाहरण देखें तो पाषाण काल या पूरा पाषाण काल भी आपने आगे देखेंगे तो इसमें आपको कुछ भाग देखने के मिलेंगे। तो पाषाण काल इसका एग्जाम्पल तौर पर है। दूसरा अपने बच्चे पर ही लेके ये अपने को लेकर चलना है दोस्तों, क्योंकि आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, वहाँ की लिपि तो मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन मेरे दोस्तों अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। आज तक कोई भी उसको पढ़ नहीं पाया है। वो दाएं से बाईं ओर लिखी हुई थी, है ना। तो इसका सबसे आद ऐतिहासिक काल का अगर अपने एग्जाम्पल लेके देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका आद ऐतिहासिक काल का है। और ऐतिहासिक काल जिसको अपने मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, ये है लिखित साक्ष्य, यानी वो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं इसको, हिस्ट्री पीरियड, हिस्ट्री पीरियड। इसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और पढ़े भी जा सके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वैदिक जो काल था, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ के आए हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, जैन धर्म के बारे में पढ़ा है, पुराण के बारे में पढ़ा है, तो ये सारे ऐतिहासिक काल में आते हैं। अब मैं आपको एक बात बता को प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्टोन एज वो पीरियड है जिसमें इंसान का विकास हो रहा है, तो स्टोन एज जिसको पूरा पाषाण काल कहा गया है, इसको स्टोन एज कहा गया है। तो प्रश्न मेरा है कि लेखन विधि के आधार पर एविडेंस में आद ऐतिहासिक काल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो अपना दोस्तों उत्तर होएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आद ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है जिसके लिखित एविडेंस तो मिले हैं, रिटन साक्ष्य मिले हैं, बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब अपने पॉइंट डाल के इसके शुरू करते हैं अपनी प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अपने देखते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो प्री हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल को अपने देखें तो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री पीरियड को अपने सबसे पहले पॉइंट आएगा अपना साक्ष्य। मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है दोस्तों। तो अपना पहला पॉइंट आ रहा है साक्ष्य। इसके प्रमाण क्या क्या मिले हैं, है ना। सबसे पहले अपने देखेंगे कि इस एविडेंस क्या मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मानव जीवन को होमो सैपियंस कहा गया है। एक नंबर तो ये साक्ष्य के आधार पर अपने देखें तो मानव सबसे पहले आज से 30 से 40 हजार साल पहले आया था। इसकी जो मेन बातें हैं वही मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ कि मानव को सबसे पहले होमो सैपियंस कहा गया था और 30 से 40 हजार साल पहले आया था। और भारत में इंसान का फर्स्ट एविडेंस नर्मदा घाटी में देखने को मिला था। जिसे नर्मदा मानव या नर्मदा मैन कहा गया है।
चौथा पॉइंट है दोस्तों, मानव सबसे पहले आपको पता है कि बंदर था। बंदर के बाद जब उसमें बंदर के कुछ गुण थे ही थे, लेकिन कुछ गुण उसके मानव के थे। इस स्थिति को खोजकर्ताओं ने मानव कप्पी कहा है दोस्तों। इसको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि मानव कप्पी कहा है, जो बंदर और अपनी मानव की कैटेगरी है, आधा बंदर था आधा मानव था, जिसको अपने मानव कप्पी कहा गया है। इसके फर्स्ट एविडेंस आपको श्वेतगंज आसाम में इसके साक्ष्य मिले हैं। मैं साक्ष्य लिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपके सामने 3 प्रश्न मेरे दोस्तों रख रहा हूँ कि जिसके आपको उत्तर देने हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति आज से कितने समय पहले हुई थी। तो आपका उत्तर होगा 30 से 40 हजार साल पहले। दूसरा प्रश्न है, मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो मेरे दोस्तों, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया तो नर्मदा सोन घाटी से मिले थे। यहाँ सोन और लगा लीजिए, नर्मदा घाटी से मिले थे, जिसको अपने नर्मदा मेन या नर्मदा मानव कहा गया है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, मानव कप्पी। तो मानव कप्पी का फर्स्ट एविडेंस कहाँ से देखने को मिला है। तो वो अपना हो जाएगा श्वेत गिबन असम से। तो दोस्तों, इंसान की तो अब अपनी बात हो गई। तो अब इंसान पैदा हो गए, लॉजिक सी बात है कि किसी न किसी औजार का तो प्रयोग करेगा। जब इंसान की उत्पत्ति हो गई है मेरे दोस्तों, तो वह किसी न किसी औजार का उपयोग करेगा। तो सबसे पहले इसने पत्थर का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मानव ने स्टोन का प्रयोग किया था, क्योंकि वह अपनी दिनचर्या के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग करेगा। तो स्टोन का प्रयोग किया था। पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। ये हो गया अपना 5वां पॉइंट। और छठा पॉइंट है, इसी को मान लो भी यार, जो स्टोन है इसी को अपने पाषाण काल या स्टोन एज कहा जाता है। तो सबसे पहले पाषाण काल यानी कि, या सपोज कर लीजिए आप यूँ कह सकते हैं कि पत्थर के औजारों की खोज थी, जो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रसफुट, उन्होंने की थी। पत्थर के औजारों का के साक्ष्य का श्रेय दोस्तों रॉबर्ट ब्रसफुट को जाता है। और पत्थर के औजारों का आज मार्कर बिल्कुल ही लो चल रहा है, कल से मैं इसको सही करूँगा। सबसे पहला एविडेंस या साक्ष्य तो मेरे दोस्तों, तमिलनाडु का एक शहर है पल्लवरम।
से प्राप्त हुआ है, पल्लवरम से प्राप्त हुआ है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर अगर आपने देखें तो मोहनजोदड़ो है, और इसको मर्तकों का टीला कहा जाता है। ये था अपने दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसमें अपने कल के टॉपिक में अपने पढ़ेंगे, इसको 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें अपने इनके जो भी इन्होंने खोज की थी और कृषि के बाद उन्होंने रहना सहना किस तरह से किया, तो ये सारे एविडेंस अपनी अगली वीडियो में आएंगे। यहाँ तक मेरे दोस्तों मुझे विश्वास होएगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको ल्यूसेंट जीके बिल्कुल तैयार करना है तो मेरे दोस्तों आपको बाकायदा इसकी कम से कम 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, इसको लिख के पढ़ना पड़ेगा, और लिखने के बाद कॉपी में उतारने के बाद आपको MCQ सोल्व करने होंगे, तभी जाकर आपको इस चीज़ के याद होएगी। आज अपने जो किया था उसका थोड़ा सा अपने रिव्यू कर लेते हैं। आज अपने पढ़े थे ये पुरातत्व साक्ष्य। पुरातत्व साक्ष्य में अपने अभिलेखों के बारे में बात की थी, स्तंभ लेखों के बारे में बात की थी, और तीसरे अपने सिक्कों के बारे में बात की थी। एरण अभिलेख जिस बुद्ध से संबंधित है, सागर के पास मिला है, सती प्रथा से संबंधित है। दूसरा अपना आता है हाथी गुफा अभिलेख, उड़ीसा के पास से मिला है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र अगर देखने को मिलता है तो हाथी गुफा में मिलता है। सबसे पुराना अभिलेख अगर पूछ लिया जाए तो बोगस कोई अभिलेख एशिया माइनर तुर्की वाले इलाके के पास से मिला है या किसी से संबंधित में था। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य का वर्णन देखने को मिलता है। एक अभिलेख और निकल के आता था जिसमें भागवत धर्म के बारे में बताया गया था। उसके बाद आपने शुरू किया था दूसरा अध्याय जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल अपना पहला चैप्टर था। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण में अपने पढ़ा कि मानव 30 से 40 हज़ार साल पहले यहाँ इस धरती पर आया था, और पहले अगर आपने देखें तो मानव को होमो सेपियंस की संज्ञा दी गई थी। होमो सेपियंस अफ्रीका में देखने को मिला था। भारत का पहला अगर साक्ष्य माने तो नर्मदा सोन घाटी से प्राप्त हुआ, जिसको नर्मदा मैन ये कंकाल ही मिला था दोस्तों। साक्ष्य मतलब कोई आपको ये नहीं कह सकते अपने मानव देखने को मिला था, तो उसके कंकाल मिले थे। तो कंकाल सबसे पहले नर्मदा सोन घाटी से प्राप्त हुए, जिसको नर्मदा मैन कहा गया। दूसरा अपने एक एविडेंस के आधार पर देखें, क्योंकि मानव एक पहले बंदर था। जब वो बंदर था तो बंदर और मानव की जो श्रेणी बीच की थी उसमें उसको खोजकर्ताओं ने मानव कप्पी कहा है, और मानव कप्पी के जो साक्ष्य हैं वो श्वेतगंज और श्वेत गिब्बन असम से प्राप्त हुए हैं। तीसरा उसमें अपने देखें तो पूरा पाषाण के इसमें जब औजारों का इसने शुरू किया भी पत्थरों के औजारों का, तो इसका श्रेय है रॉबर्ट ब्रसफुट को जाता है कि रॉबर्ट ब्रसफुट ने ही बताया था कि मानव सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करता था। और पत्थर के औजारों का सबसे पहले जो साक्ष्य है वो तमिलनाडु के पल्लवरम स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये आज तक का अपना रिव्यू था। आप आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर मेरे दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरा आपको अगर कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं फुल कोशिश करूँगा आपकी उस वीडियो का उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। कल मिलते हैं, या मैं संडे को देखूँगा अपलोड करूँगा ये, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है दोस्तों, और इसलिए मैं अब देर रात तक अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो कल सुबह तक आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। जय हिंद, सलामत रहिएगा, धन्यवाद।